स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने कॉन्स्टेंट्स को स्टडी किया था, डिफ़िकल्टीज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टेंट्स एंड देयर सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हमने इससे नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसको स्टडी करना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि आपके पास जब कोई सिस्टम होता है उसके अंदर एक पार्टिकल है या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स, और अब आप उस सिस्टम की स्टेट के बारे में कंप्लीटली उसकी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो आपको कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, हाउ मैनी वेरिएबल्स जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ का आपको पता हो तो आप कंप्लीटली स्टेट ऑफ सिस्टम को बता सकते हैं। ये जो वेरिएबल्स की तादाद है इसको आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दूसरा ये है कि अगर आपने लैग्रेंजियन फार्मलिज्म अप्लाई करना है आपको इसका बेहतर आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टिकल है, उसको आपने रस्सी के साथ बांधा हुआ और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। अब जब पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है तो एक तरह से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। आपको इसकी एक्स पोजीशन का पता हो, वाई पोजीशन का पता हो, तो आप इसकी पोजीशन को कंप्लीटली बता सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टिकल सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है तो आपके पास एक तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें अगर आपको खाली एक की चीज की वैल्यू का भी पता लग जाता है, जस्ट एक्स की वैल्यू का ही पता लग जाता है सपोज, तो आप आर की वैल्यू रिलेटिवली बता सकते, आर की वैल्यू यूज करके वाई की वैल्यू बता सकते हैं किसी हद तक। तो इस लिहाज से यहाँ पे इस तरीके में भी देखें तो एक वेरिएबल काफी लग रहा है। लेकिन इससे हटके अगर देखें तो अगर हमारे पास ये लाइन है, हम इस पार्टिकल का इस लाइन से जस्ट एंगल बता दें, थीटा बता दें, तो हम इस पार्टिकल की पोजीशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रिक्वायर है, दैट इज थीटा। और थीटा की वेरिएबल से की वैल्यूज पता लगने से आपको ये पता लग जाएगा कि पार्टिकल कहाँ पे। तो नतीजा जो अभी तक डिस्कशन का निकला है कि कितने वेरिएबल्स रिक्वायर हैं, उनकी मिनिमम नंबर हमें देखना होता है। मतलब वैसे तो बढ़ाने को जितने मर्जी बढ़ा लें, लेकिन हमने मिनिमम नंबर देखना है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे जिनके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम कहेंगे कि इतने हमें कंप्लीटली पता चल गया है सिस्टम के बारे में। दूसरी चीज जो यहाँ पे पता चली है हमें कि हम वो वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते जो आपस में डिपेंडेंट हो। हमने वो वेरिएबल्स यूज करने हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने यूज नहीं करना। तो इसको फिर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट एंड डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ सिस्टम या पोजीशन ऑफ सिस्टम, कुछ भी कह लें, जो सिस्टम के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दें, उनको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्टडी कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गुड कोऑर्डिनेट्स की तादाद होती है असल में वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आता है तो थोड़ा सा हमें गुड कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट से आगे जाना पड़ता है, क्योंकि बाज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझने के लिए हम गुड कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, और ये रॉड जो है इसको हमने रखना है प्लेन के अंदर। अब हमने देखना है कि इसकी पोजीशन को बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपस में इंडिपेंडेंट भी हो। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं असल में डिफाइन करता हूँ ऐसी सिचुएशन में कि कितने पॉइंट्स बन रहे हैं।
तो यहाँ पे मेरा एक ये पॉइंट है जो रॉड का ये वाला हिस्सा है और ये रॉड का ये वाला हिस्सा। अगर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स हो जाते हैं तो पूरे का पूरा रॉड फिक्स हो जाता है, तो मुझे बाकी पॉइंट्स के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं। तो नॉर्मली जो भी चीज़ होती है उसके अंदर सर्टन नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लेते हैं। तो अगर एक रॉड है या एक स्ट्रेट चीज़ है वो किसी प्लेन में हमने उसको रखना है तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। और अब ये जो पहला पॉइंट है इसको मैंने कहाँ प्लेस करना है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं, इसकी y की वैल्यू इसकी अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। तो x और y को जब मैं अपनी मर्जी से वेरी कर सकता हूं तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स मुझे रिक्वायर होंगे सिर्फ इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, और ये डेफिनेटली मिनिमम नंबर भी है और ये इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि x और y को मैं इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता हूं इस पार्टिकल के लिए, जब तक मैंने ये नहीं फिक्स किया हुआ। जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा, मैं बात कर रहा हूं प्लेन के अंदर कि मैंने इसको रखना प्लेन में, ये स्पेस में नहीं। तो अब जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो मेरे पास ये जो है पॉइंट, इसको मैं प्लेन के अंदर सिर्फ एक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव कर सकूंगा। तो आपने जैसे यहां पे देखा था सर्कल के अलोंग जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके लिए मुझे एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, थीटा की कह लें। तो इस तरह से टोटल जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे, यानी अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं वो ज्वाइन है किसी भी तरीके से और उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स है, तो फिर आपको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जरूरत है अगर वो उन दोनों को आपने प्लेन में रखना है। अगर यही प्रॉब्लम होती स्पेस में कि आप उसको 3D स्पेस में कहीं रख रहे होते तो फिर आप इस पार्टिकल को 3 पॉइंट्स पे रख सकते थे। इसके लिए अगेंस्ट 3 वेरिएबल्स की जरूरत थी, जी की भी जरूरत आपको पड़नी थी क्योंकि स्पेस में जी भी आप अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं। तो फिर आपको स्पेस में 3 वेरिएबल्स रिक्वायर होते इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए। और दूसरा जो पार्टिकल है वो फिर सर्कल के ऊपर मूव नहीं कर रहा होता बल्कि सरफेस ऑफ स्फीयर पे मूव कर रहा होता। और स्फीयर के केस में हमने देखा हुआ है कि वहां पे हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत होती है, 2 गुड कोऑर्डिनेट्स होते हैं थीटा और फाई। तो वहां पे हमारे पास जो है वो 2 फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस पार्टिकल के लिए आती हैं, 3 इसके लिए आती हैं, तो 3 और 2 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है स्पेस में। तो वैसे देखें 2 पॉइंट्स हैं अगर, तो 2 पॉइंट्स के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आनी है वो जनरली वो कोऑर्डिनेट्स की तादाद आती है 2n। 2 पार्टिकल्स हैं तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनको 3 से मल्टीप्लाई करके आती है 3n। तो 2 पार्टिकल्स हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आनी थी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लेकिन इसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को माइनस करना होता है। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ये है कि दोनों पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहना है, तो 6 में से अगर हम कॉन्स्टेंट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो फिर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है। तो 2 तरीके हैं यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के। एक तरीका ये है कि आप पहले सिंपली ये फार्मूला यूज कर लो कि आपके सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक तरह से आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसमें से फिर कॉन्स्टेंट्स देख लो कितनी, उसको माइनस कर दो, आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। दूसरा जो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप उसको एक एक पॉइंट को प्लेस करते जाओ और उस तरीके से आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आती जाएंगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारे पास एक कैंची है, सपोज कैंची मैं आपके सामने बनाता हूं, इस तरह से करके कैंची को हम बना सकते हैं। इसकी आपने पोजीशन को फिक्स करना है और इसको रखना है आपने प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर आपके पास अगर कैंची मौजूद है तो आप उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी होंगी एक प्लेन के अंदर, कितने कोऑर्डिनेट्स आपको रिक्वायर होंगे इसकी पोजीशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट ये कंसीडर हो जाता है, इसको ए का नाम दे दो, ये बी का नाम दे दो, इसको सी का नाम दे दो, इसको डी का नाम दे दो। तो अगर आपके पास ए बी सी डी जो है वो कंप्लीटली स्पेसिफाई हो चुके हैं तो आपकी कैंची जो है वो फिर हिल नहीं सकती, ये अगर फिक्स हो।
तो सबसे पहले हम प्लेन का केस स्टडी कर रहे हैं। ए को हमने फिक्स करना है। जो पहला पार्टिकल होता है हमेशा उसके लिए प्लेन के अंदर अगर फिक्स करना है तो आप एक्स के अलोंग भी मूव कर सकते हैं, उसको वाई के अलोंग भी मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आमतौर पे 2 आ जाती हैं प्लेन में। अगर स्पेस हो तो पहले पार्टिकल के लिए 3 आ जाती है। उसके बाद बाकी जो होते हैं उनको हिसाब किताब से सेट करना। तो अब ये जो पहला पार्टिकल ए है इसके लिए एक्स और वाई दोनों में आप वेरी कर सकते हैं, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी ए के लिए। उसके बाद जब आपने ए को फिक्स कर लिया तो ए से डायरेक्ट जो चीज जुड़ी हुई है वो है सी। तो सी को देख लें। तो जब आपका ए फिक्स हो चुका है तो सी को आप इस सर्कल पे कहीं भी रख सकते हैं। और हमने देखा है कि जब भी कोई पार्टिकल जो है उसके पास इतनी फ्रीडम हो कि वो सर्कल पे मूव कर सकता हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होती है। तो इसके लिए सी के लिए आपके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब जब ए और सी सेट हो चुके हैं, अभी आपने बी को सेट नहीं किया और आपकी जो कैंची है वो प्लेन के अंदर है, तो बी को आप थोड़ा सा इधर को मूव कर सकते हैं और थोड़ा सा इधर को मूव कर सकते हैं। यानी कैंची जब अपना ऑपरेशन करती है तो वो क्या कर रही होती है, वो इस तरह से ऐसे ऐसे कर रही होती है। तो अगर आप कैंची चलाते हैं तो कैंची चलाने के दौरान आपका बी जो है वो मूव कर सकता है। तो आपको बी के लिए भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होगी। उसके बाद आपका जब ए बी सी तीनों फिक्स हो चुके होंगे तो डी जो है उसको आप वेरी नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन के अंदर है। अब जाहिर है ए बी सी जब तीनों फिक्स हो गए प्लेन में तो डी भी फिक्स हो जाएगा। तो डी के लिए आपको प्लेन के अंदर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं होगी। तो टोटल जो कैंची के केस में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लेन में आएंगी वो 4 होंगी। अगर यही प्रॉब्लम हम स्पेस में कंसीडर कर रहे हैं तो फिर क्या होता है। तो स्पेस के लिए मैं आपके सामने जो है प्रैक्टिकली कैंची ले आया हूं और इसकी मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताऊंगा कि किस तरह से होती। सबसे पहले हमने सेट करनी है ए की पोजीशन। तो ए जो है मेरा, अगर मैंने फर्ज करें इसको ए कंसीडर किया हुआ है तो मैं इसको, या आपके लिहाज से मैं ए कंसीडर करूं तो ये ए है फिगर के मुताबिक। तो इसको मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं, दाएं बाएं मूव कर सकता हूं, टूवर्ड्स द कैमरा मूव कर सकता हूं, अवे फ्रॉम द कैमरा मूव कर सकता हूं। तो इस तरह से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी ए के लिए यहाँ पे। तो मैं ए के अगेंस्ट यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख देता हूं स्पेस में। उसके बाद जब मैंने ए की पोजीशन फिक्स कर दी है तो अब जो है वो मेरे पास जो है ये ए फिक्स हो गया। अब ये सामने जो सी है, ए के सामने जो सी ये वाला है, मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कैमरे में उल्टा नजर आ रहा है। तो ये जो सी है इसकी पोजीशन को मैंने फिक्स करना है। तो सी जो है वो एक स्फीयर की सरफेस पे मूव कर सकता है, यानी ये इस तरफ को भी मूव कर सकता है ऐसे भी और ऐसे भी मूव कर सकता है। तो इसके लिए फिर आपके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी इस पॉइंट के लिए। कैंची की एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाए स्पेस में भी और प्लेन में भी तो नॉर्मली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब आपने ए को भी फिक्स कर लिया है और सी को भी फिक्स कर लिया है, अब ये दोनों तो आपके फिक्स हो चुके हैं ये दोनों। अब अगर आप आते हैं बी के ऊपर तो बी जो है वो इस तरह से मूव कर सकता है जैसे मैंने पहले प्लेन में भी बताया। तो बी की इस मोशन की वजह से आपके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अगर इस तरह से फिक्स भी हो जाए, मतलब यहां से ना भी मूव करे, मैं ये नट पूरी तरह टाइट कर दूं कि ये इस तरह मूव ना कर सके ऐसे को, तो फिर जो है वो ये इस तरह भी मूव कर सकता है, स्पेस में ये इस तरह भी मूव कर सकता है। ये वाली जो मोशन है इस तरह से करके अपनी जगह पे ही रोटेशन वाली, वो मोशन नहीं थी प्लेन के अंदर लेकिन स्पेस में है। तो इस वजह से बी के अगेंस्ट जो है वो यहां पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। और जब ए सी बी और सी 3 पॉइंट्स कैंची के फिक्स हो जाएं तो फिर चौथा जो है वो नहीं हिल सकता। तो इस लिहाज से हम जो है वो हमने ए सी एंड बी फिक्स कर लिए हैं। तो चौथा ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया डी जो है, और डी के लिए आपके पास 0 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो 3 और 4 7 बन जाएंगी। तो इस तरह से जो सीजर्स है उसकी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और अगर आपको सीजर्स की समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी सिस्टम के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो को आपने फॉलो किया होगा और डिटेल में आपने इसको हर चीज को समझा होगा। शुक्रिया।